देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप लोग मंगलमय होंगे। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई में वर्तमान में व्यस्त होंगे, क्योंकि आपको अपने बेहतर कल का निर्माण करना है। बेहतर कल के निर्माण के लिए यह अति आवश्यक है कि हम इस घड़ी के टिक टिक की धुन को सुन करके अपने जिंदगी की धुन में बदलाव लाएं और हम लोग कुछ ऐसा करें जिससे हमारे समाज को हमारे ऊपर गर्व हो और हमारे माता पिता को हमारे ऊपर गर्व हो। इसलिए हेतु आपको आज का समय अपनी पढ़ाई पर निवेश करना होगा। और हम अपना समय जब पढ़ाई पर निवेश करते हैं, जब हम अपना समय शिक्षा पर खर्च करते हैं, तो इसका मुनाफा जो होता है वो व्यापार में होने वाले मुनाफे से भी अधिक लाभकारी होता है। तो आप लोग अपने जीवन में समय की कीमत को समझते हुए आप शून्य से शिखर तक के सफर को तय करें। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आप अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के काबिल बने। आप लोगों को पहचान समाज में एक अनमोल पहचान के रूप में उभरे। इन मंगल शुभकामनाओं के साथ जीव विज्ञान के एक और अध्याय को लेकर के आज आपके बीच में प्रेजेंट हूं। इस अध्याय का नाम है हमारा पर्यावरण। तो हमारा पर्यावरण अर्थात हमारा वातावरण अर्थात आवर इन्वायरमेंट। तो आवर इन्वायरमेंट से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उन तमाम प्रश्नों का आज हम लोग जिक्र करेंगे जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चन थे जो कि फिजिक्स से थे अथवा केमिस्ट्री से थे अथवा बायोलॉजी से भी, इससे पूर्व के जितने भी चैप्टर थे उन तमाम वीडियोस को अपलोड कर दिया गया है, कर दिया गया हुआ है। यदि आपने नहीं देखा होगा तो आप लोग जा करके देख सकते हैं। देख लेने से अथवा किसी प्रकार का आपका नुकसान नहीं होगा और न ही इससे मेरा कोई निजी बहुत बड़ा लाभ होने को है, आपको ही लाभ होगा। आप यदि देखते हैं तो इसके आपके मानस पटल पर अंकन होगा और आपको परीक्षा में वो तमाम प्रश्न याद रहेंगे। अपने समय का सदुपयोग कीजिए, मन से पढ़िए, यही अपेक्षा आपसे है। और न केवल यह अपेक्षा मेरी आपसे है बल्कि आपके माता पिता भी आपसे यही चाहते हैं कि आप पढ़ें। बेशक उनको आप एक बेहतर कल उनको दें अथवा न दें, मगर वर्तमान में आपकी उपलब्धि, आपकी सफलता जो है सो उनको खुशी दे सकती है। इसलिए पढ़िए, आगे बढ़िए। तो हम लोग चलते हैं सवाल की ओर। इस चैप्टर से प्रथम प्रश्न है कि आहार श्रृंखला क्या है? एक स्थलीय आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए। तो लिखेंगे एक जीव का दूसरे जीव पर अपने आहार के लिए आश्रित रहने की श्रृंखला, आश्रित रहने की प्रक्रिया जो है वही क्या कहलाती है? तो आहार श्रृंखला कहलाती है। और एक स्थलीय आहार श्रृंखला का उदाहरण के रूप में आप लोग लिख सकते हैं कि घास है। प्रथमतः घास लिख दीजिएगा, घास का चिन्ह देकर के तीर चिन्ह देकर के लिख दीजिएगा कीट लिख करके तीर का चिन्ह देकर के लिख दीजिएगा मेढक, और मेढक का तीर चिन्ह, मेढक के बाद तीर का चिन्ह देकर लिख दीजिएगा सर्प, और सर्प के बाद तीर का चिन्ह देकर के लिख दीजिएगा बाज। अर्थात घास को कौन खाता है? तो कीट खाते हैं। और कीट को कौन खाता है? मेढक खा जाता है। और मेढक को कौन खा जाता है? सांप खा जाता है। और सांप को कौन खा जाता है? बाज खा जाता है। तो आहार के लिए प्रत्येक जीव एक दूसरे जीव पर क्या है? आश्रित है। तो ये क्या कहलाता है? आहार श्रृंखला कहलाता है। इसके पश्चात अगला इंपोर्टेंट प्रश्न है कि पारितंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका है? तो लिखेंगे पारितंत्र में अपघटकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अपघटक जो होते हैं उनका मूल कार्य होता है कि मृत जो जितने भी जंतु होते हैं अथवा पेड़ पौधे होते हैं उनको अपघटन करके, है ना, क्या करते हैं? तो वातावरण में गंदगी जो फैलने से रोकते हैं और प्रदूषण को रोकते हैं कहीं ना कहीं। तो वातावरण में अपघटक यदि न रहे तो पर्यावरण में प्रदूषण व्याप्त हो जाएगा, गंदगी फैलती रहेगी, इस प्रकार लोग अधिक बीमारी के शिकार भी होंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि पारितंत्र में अपघटकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जैविक आवर्धन से आप क्या समझते हैं? तो लिखेंगे विभिन्न प्रकार के हानिप्रद रसायनों का हमारे आहार श्रृंखला में प्रवेश करना और पोषी स्तर में निरंतर बढ़ते ही जाना ही क्या कहलाता है? तो जैविक आवर्धन कहलाता है ना। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? तो लिखेंगे ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि ओजोन परत में क्षति होने से वातावरण में
असंतुलन व्याप्त हो रहा है और होगा भी। क्यों? क्योंकि ओजोन परत की क्षति होने से यह चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि ओजोन परत की क्षति के कारण त्वचा कैंसर में अत्यधिक वृद्धि हो रही है ना। लोगों को चर्म रोग से संबंधित विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही हैं, तो ये ओजोन की परत की क्षति का दुष्परिणाम है। तो इस प्रकार अगला प्रश्न है, अगर किसी पारितंत्र के सारे मांसाहारियों को नष्ट कर दिया जाए तो उस पारितंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो लिखेंगे, अगर किसी पारिस्थितिक तंत्र से यदि सभी मांसाहारियों को नष्ट कर दिया जाए तो इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रतिकूल प्रभाव इसलिए पड़ेगा क्योंकि यदि सभी मांसाहारियों को यदि समाप्त कर दिया जाए तो जितने भी जीव हैं वो शाकाहारी भोजन पर अधिक आश्रित हो जाएंगे, और शाकाहारी भोजन पर यदि सभी लोग यदि आश्रित हो जाएंगे तो क्या होगा? तो भोजन को लेकर के, आहार को लेकर के महामारी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, है ना। सभी लोग जब शाकाहारी पर ही आश्रित हो जाएंगे तो इससे भोजन की समस्या तो और ज्यादा जटिल हो जाएगी। क्यों? लोगों के पास उपलब्ध आहार के कोई साधन ही उपलब्ध नहीं होंगे। जब शाकाहारियों पर ही सभी लोग आश्रित हो जाएंगे, सभी जीव आश्रित हो जाएंगे तो शाकाहार की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए मांसाहारी को पूर्णतः नष्ट नहीं किया जा सकता है ना, और इसका दुष्परिणाम हो सकता है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ओजोन के अवक्षय का क्या कारण है, इसके हानिकारक प्रभाव क्या है? तो लिखेंगे, ओजोन के अवक्षय का मूल कारण है रेफ्रिजरेटर, है ना, अथवा अग्निशमन यंत्र जो है वह, अथवा एरोसॉल स्प्रे है। इसमें जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का जो प्रयोग किया जाता है यह ओजोन परत के अवक्षय का कारण है, और इसके दुष्परिणाम यह होते हैं कि त्वचा कैंसर होता है, विभिन्न प्रकार के चर्म रोग होते हैं और कई प्रकार के और भी उत्परिवर्तन होते हैं, है ना। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस पार्ट से, 7वां नंबर प्रश्न है कि पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए। तो लिखेंगे, आहार श्रृंखला के प्रत्येक चरण को क्या कहा जाता है? पोषी स्तर कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक आहार श्रृंखला के रूप में आप लोग ले लीजिए कि एक आहार श्रृंखला, जैसे मान लीजिए घास है ना, घास हो गया। दूसरा लिख दीजिए जो हिरन हो गया, है ना, घास हो गया, हिरन हो गया। उसके बाद ले लीजिए हिरन हो गया, और हिरन को कोई यदि शेर है ना, जो कि मांसाहारी जीव है, तो घास हो गया, ये क्या हो गया? तो ये प्रथम चरण हो गया। तो ये हो गया क्या? उत्पादक हो गया, है ना, ये उत्पादक हो गया। घास क्या हो गया? उत्पादक हो गया। हिरन क्या हो गया? तो हिरन हो गया उपभोक्ता हो गया, है ना, और वो भी कौन उपभोक्ता हो गया? तो प्रथम उपभोक्ता हो गया, है ना। और हिरन को भक्षण कौन कर लिया? मांसाहारी जीव जो है सो शेर, वो भक्षण कर लिया, तो ये क्या हो गया? ये द्वितीय उपभोक्ता हो गया। तो आहार श्रृंखला का इस प्रकार प्रत्येक चरण जो हुआ यही क्या कहलाता है? तो यही कहलाता है पोषी स्तर। और एक उदाहरण दे दीजिएगा, जो उदाहरण मैंने आपको बताया। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है? तो लिखेंगे, पारितंत्र में अपमार्जकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अपमार्जक का मूल कार्य है कि मृत जीव जंतु पेड़ पौधे हैं उनका अपघटन करके उनको सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देता है ना, जिस कारण से संतुलन जो है सो बना रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पारितंत्र में अपमार्जकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों के क्या कार्य है? तो लिखेंगे, पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों का मूल कार्य ही है कि आहार को उत्पन्न करना, और इनका मूल कार्य है कि इन पर सभी लोग आश्रित रहते हैं, है ना। तो ये उत्पादक का मूल कार्य है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक की भी भूमिका बेहद ही अहम होती है ना। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो कि 10वां प्रश्न है इस पार्ट का, अंतिम प्रश्न है कि उत्पादक से आप क्या समझते हैं? तो लिखेंगे, उत्पादक वैसे पदार्थ या फिर वैसे जीव या फिर वैसे इकाइयां जो कि आहार का उत्पादन करते हैं, अर्थात आहार का निर्माण करते हैं, है ना, उसे क्या कहा जाता है? उत्पादक कहा जाता है। ठीक, तो इस प्रकार इस पार्ट से जितने भी इंपॉर्टेंट, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन तमाम प्रश्नों को आपके बीच में रखा गया। आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए, एक दिन इतिहास रचिए, अपने माता पिता के सपनों को साकार कीजिए। ईश्वर से यही प्रार्थना है। धन्यवाद।